आज हम समझने जा रहे हैं चंडीपुर गांव के एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी राज को। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। जरा सोच कर देखिए, आधी रात का वक्त है। एक अनजान बिल्कुल वीरान स्टेशन पर उतरना पड़े और दूर दूर तक कोई इंसान नजर ना आए। क्या होगा? बस इसी एक सवाल से हमारी आज की ये कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां एक आम से इंसान को कुछ बहुत ही अजीब और डरावने हालातों का सामना करना पड़ जाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है। एक अकेली रात, एक अनजान सफर और एक ऐसा किरदार जो बस अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, फिर चाहे रास्ता कैसा भी क्यों ना हो। माहौल पे जरा गौर कीजिए। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका है। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की अजीब सी आवाजें आ रही हैं और इसी गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक ट्रेन चंडीपुर स्टेशन पर आकर रुकती है। स्टेशन इतना ज्यादा सुनसान है कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। और उस ट्रेन से उतरता है सिर्फ एक मुसाफिर, जिसका नाम है सुमित। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं, क्योंकि भाई वो एक बहुत जरूरी दवाई पहुंचाने के मिशन पर निकला है। मतलब उसका पूरा भविष्य, उसकी नौकरी, सब कुछ इसी एक डिलीवरी पर टिका हुआ है। उस वीरान और डरावनी जगह को देखकर सुमित के मन में बस एक ही प्रार्थना उठती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि उसके दिल के गहरे डर और उसकी मजबूरी को दिखाता है। वो बस किसी भी तरह ये रात काटना चाहता है। पता है, उसके बॉस ने तो कहा था कि स्टेशन पर गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो उसके वादे के बिल्कुल उलट। ना कोई टैक्सी थी, ना कोई रिक्शा। सिर्फ एक पीली लाइट टिमटिमा रही थी, जो ऐसा लग रहा था मानो कभी भी बुझ सकती है। सुमित उस घने कोहरे में अब बिल्कुल अकेला खड़ा था। तभी उसकी नजर एक चाय की दुकान पर पड़ती है। वहां एक अकेला दुकानदार बैठा हुआ है। सुमित उससे सोनाझुरी गांव का रास्ता पूछता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुलाकात सच में एक मदद साबित होगी या फिर आने वाले खतरे की पहली चेतावनी। सुमित की जिद देखकर चाय वाले ने उसे रास्ता तो बता दिया, लेकिन साथ में एक ऐसी अजीब और डरावनी चेतावनी दी जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने कहा, देखो भाई, रास्ते में कुछ भी दिखे या कोई भी आवाज दे तो रुकना मत, और हां, पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देखना। ये बात सुमित के दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा कर देती है। और अब कहानी अपने दूसरे और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। चाय वाले की उस चेतावनी को दिल के किसी कोने में दबाकर सुमित आगे बढ़ जाता है, सीधा उस जंगल के जानलेवा जाल की तरफ। उस घने सन्नाटे में चलते हुए सुमित को अचानक एक पुरानी मशीन जैसी आवाज सुनाई देती है, और फिर अंधेरे में से एक काला टूटा फूटा ऑटो रिक्शा निकलता है, जिसके शीशे भी पूरी तरह से काले थे। ये देखने में उम्मीद की किरण कम और कोई बुरा संकेत ज्यादा लग रहा था। ऑटो वाला सुमित को सोनाझुरी गांव छोड़ने के लिए तैयार तो हो जाता है, पर उसके शब्द कुछ अजीब थे। वो कहता है कि वो उसे ऐसी जगह छोड़ेगा जहां से फिर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी एक वादा था या एक धमकी? ऑटो घने जंगल के बीचों बीच अचानक से रुक जाता है, और तभी सुमित देखता है कि सड़क के किनारे एक लंबा चौड़ा आदमी पहले से ही खड़ा था, मानो बस उसी का इंतजार कर रहा हो। अब सुमित को यह साफ हो चुका था कि वो एक जाल में फंस गया है। ऑटो वाले ने सुमित को लगभग धक्के मारकर नीचे उतार दिया और सामने एक टूटे फूटे पुराने से घर की तरफ इशारा किया। इसके बाद वो ऑटो घुमाकर तेजी से भाग गया और सुमित को उस घने अंधेरे जंगल में अकेला छोड़ गया। बेचारा सुमित बेबस होकर उस घर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाजा छूता है, वो अपने आप खुल जाता है। अंदर एक आदमी कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठा हुआ है और एक ठंडी बेजान आवाज में कहता है, आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये आवाज सुनकर तो सुमित के हलक में चीख तक जम जाती है। कभी घर का दरवाजा जोर से बंद होता है और अगले ही पल वही ऑटो वाला और उसका साथी बंद दरवाजे के आर पार होकर अंदर आ जाते हैं। पर जो मंजर सुमित ने देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। जब सुमित ने डरते डरते पूछा कि वो कौन है, तो उनका जवाब किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उन्होंने कहा, इंसान तो हम 10 साल पहले थे, अब तो हम सिर्फ भूख हैं। और ये कहते कहते उनकी शक्लें पिघलने लगती हैं और उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो जाती हैं। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जब ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये कहानी का तीसरा हिस्सा है, जहां एक फरिश्ता उतर कर आता है।
वो दोनों भूत, भोला और कालू, सुमित को हवा में उठा लेते हैं। वो उसे ठीक उसी तरह तड़पाकर मारना चाहते थे जैसे सालों पहले किसी पुलिस वाले ने उन्हें जलाकर मारा था। सुमित का शरीर हवा में खिंचने लगता है और उसे यकीन हो जाता है कि अब उसका अंत निश्चित है। जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, ठीक तभी उस अंधेरे कमरे में एक नीली रोशनी चमकती है और एक कड़कदार भारी आवाज गूंजती है, छोड़ दो उसे। ये आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा का पूरा घर कांप उठा। उस नीली रोशनी के बीच से एक साया उभरता है। उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी और उसकी नेम प्लेट पर नाम चमक रहा था, इंस्पेक्टर दत्ता। ये कोई इंसान नहीं, ये एक आत्मा थी जो सुमित को बचाने के लिए आई थी। इंस्पेक्टर दत्ता के हाथ में कोई हथियार नहीं था। उन्होंने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे निकली एक तेज ऊर्जा की लहर ने उन दोनों दुष्ट आत्माओं को एक पल में हवा में ही जलाकर राख कर दिया। सुमित की जान बच गई थी। तो अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है, वो पड़ाव जहां चंडीपुर गांव के सारे राज खुलने वाले हैं। क्या था उन भूतों का इतिहास और आखिर कौन थे इंस्पेक्टर दत्ता? अगली सुबह जब सुमित की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी चाय की दुकान पर पाता है। तब चाय वाला राजू उसे वो पूरी कहानी सुनाता है जो चंडीपुर के हर बाशिंदे की जुबान पर है कि 10 साल पहले भोला और कालू नाम के 2 अपराधी इस इलाके में लोगों को लूटकर मार डालते थे। उन्होंने इंस्पेक्टर दत्ता को उसी पुराने घर में जिंदा जला दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो दोनों भी उसी घर में एक रहस्यमयी आग में जलकर मर गए। और लोग कहते हैं कि तब से इंस्पेक्टर दत्ता की आत्मा उस जंगल की पहरेदारी करती है। सब कुछ जानने के बाद सुमित अपनी जान बचाने के लिए स्टेशन की तरफ दौड़ लगा देता है। तभी दूर जंगल के किनारे धुंध में उसे एक धुंधला सा साया खड़ा दिखाई देता है। वो साया धीरे से अपना हाथ उठाकर सुमित को सैल्यूट करता है और फिर हवा में गायब हो जाता है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या अच्छाई की शक्ति मरने के बाद भी बुराई से लड़ने के लिए हमेशा मौजूद रहती है?